महारोल राजस्थान में आज सबसे पहले बात 1 बजे की 5 बड़ी खबरों की कर लेते हैं। सबसे पहले दिखाएंगे आपको तेल पर ब्रेक फेल की खबर। आपदा में अवसर को अगर गलत अर्थ में लिया जाए तो फिर क्या होगा। टैंकर पलट गया और फिर क्या, तेल पर पब्लिक का ब्रेक फेल हो गया। बात दूसरी बड़ी खबर की करेंगे, कोरोना में हुई बड़ी लापरवाही की। लोग बिल्कुल भी नहीं मान रहे हैं, बिना वजह बिना मास्क और सोशल दूरी को नजरअंदाज कर भीड़ लगा रहे हैं। तीसरी बड़ी खबर जालौर की करेंगे। जालौर ने मरुधरा को राहत की खबर दी है। यहां अब एक्टिव केसेस में कमी आ गई है। उम्मीद है कि जल्द ही जालौर जिला अनलॉक किया जा सकता है। चौथी बड़ी खबर कोरोना में एक और लापरवाही की करेंगे जो कोरोना को दावत दे रहे हैं। इसके बाद बात पांचवी बड़ी खबर नौतपा की, जिसका आज दूसरा दिन है। नौतपा के दूसरे दिन कहीं आफत है तो कहीं राहत। और सबसे पहले दिखा देते हैं आपको बड़ी खबर। जोधपुर से बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। फलौदी से बड़ी खबर, नशे के कारोबार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गई है। नशे की 1,80,000 गोलियां जब्त की गई है। ट्रामाडोल गोलियों का जखीरा बरामद किया गया है। बीकानेर से फलौदी बाप में ये सप्लाई की जानी थी। एक पिकअप वाहन जब्त किया है। एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया है टीम ने। जोधपुर ग्रामीण एसपी अनिल कयाल के निर्देशन में ये कार्रवाई की गई। बाप थानाधिकारी हरि सिंह राजपुरोहित के नेतृत्व में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पिकअप वाहन में प्याज के कट्टों के नीचे छुपाकर इस नशे की खेप की तस्करी की जा रही थी। बाप पुलिस अब तस्कर से पूछताछ कर रही है और संभावना जता रही है कुछ और बड़े खुलासे होने की। तो नशे की खेप के साथ एक तस्कर गिरफ्तार, पूछताछ जारी है। नशे की 1,80,000 गोलियां इसके पास से जब्त की गई है। ट्रामाडोल गोलियों का जखीरा इसके पास से बरामद किया गया है। जोधपुर के फलौदी से इस वक्त की बड़ी खबर है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और आपको दिखाते हैं अब बगरू में जब सड़क पर एक तेल से भरा टैंकर पलटा तो क्या हुआ। खबर आग की तरफ फैली और फिर तेल लूटने पब्लिक दौड़ पड़ी। तस्वीरें देखिए। सबसे पहले ये तस्वीरें कोटपुतली से हैं। बगरू में एक तेल से भरा हुआ टैंकर पलटा और फिर ये भीड़ न आओ देखा न ताओ, जिसको जो बर्तन मिला वो उसे तेल भरने में के लिए ले गया। तेल के लालच में ये लोग इस कदर अंधे हो गए कि कोरोना जैसी महामारी को भी भूल गए। ना किसी तरह की कोई सोशल डिस्टेंसिंग, ना मास्क, बस तेल भरने की होड़। खबर के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और लोगों को वहां से हटाया गया। बताया जा रहा है कि टैंकर के सामने एक नीलगाय आ गई थी, जिसे बचाने के चक्कर में टैंकर सड़क पर पलट गया और उसमें से तेल सड़क पर फैल गया। आपदा में अफसर को अगर गलत अर्थ में लिया जाए तो फिर क्या होगा, इन तस्वीरों को देखकर आपको समझ आ जाएगा। तेल का टैंकर पलटा पड़ा है। किसी को इस बात से कोई लेना देना नहीं कि इस टैंकर के चालक का क्या हुआ। लोगों को तो बस इस टैंकर से बह निकले तेल को समेटने की फिक्र है, जो खेतों में घुटनों तक भर गया है। तेल की लूट की ये तस्वीरें कोटपुतली के बगरू से आई है, जहां टैंकर पलटने से लोगों को तेल लूटने का मौका मिल गया है। आप देख सकते हैं कि जो मिला वो उसी में तेल समेटने की जल्दी में है। कोई बाल्टी ले आया तो कोई डब्बा, कोई छोटा ड्रम लेकर आया तो कोई बड़े से ड्रम को भरने की जद्दोजहद में लगा है। बताया जा रहा है कि गांधीधाम से सोयाबीन ऑयल लेकर ये टैंकर अलवर जा रहा था और बगरू में एक नीलगाय को बचाने के चक्कर में ये टैंकर बेकाबू हो गया और सड़क किनारे पलट गया। टैंकर पलटने से इसमें भरा सोयाबीन ऑयल बहते हुए खेतों में भर गया। उसी ऑयल को समेटने के लिए आसपास के लोग जमा हो गए और तेल की लूट शुरू कर दी। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और तेल लूट रहे लोगों को वहां से भगाया। वैसे आपको बता दें कि तेल की ऐसी लूट बेहद खतरनाक होती है, क्योंकि सोयाबीन ऑयल भी काफी ज्वलनशील होता है
और एक छोटी सी चिंगारी से बड़ा हादसा हो सकता है। पहले भी तेल की ऐसी ही लूट की वजह से बड़े हादसे होते रहे हैं, फिर भी लोग हैं कि जब भी ऐसे हादसे होते हैं पहुंच जाते हैं तेल लूटने। जयपुर के चाकसू थाना इलाके के जयसिंहपुरा गांव में एक महिला ने अपनी 2 बच्चियों के साथ कुएं में छलांग लगा दी। हादसे में दोनों बच्चियों की मौत हो गई जबकि महिला घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घटना की जानकारी ली। घटना की वजह घरेलू कलह माना जा रहा है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। जैसलमेर के फतेहगढ़ उपखंड के मंडाई गांव में दलित परिवार पर हमला करने का मामला सामने आया है। इस हमले में एक महिला सहित 4 लोग घायल हुए हैं। चारों की हालत गंभीर है। घायलों को प्राथमिक इलाज के बाद जैसलमेर रेफर कर दिया गया है। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। बताया जा रहा है कि असामाजिक तत्वों ने घर में घुसकर दलित परिवार पर हमला किया था। ये बदमाश 20 से 25 की संख्या में थे। शाम को करीबन 6 बजे मेरे भाई के मकान के आगे आसकन सिंह, भूर सिंह, जगमाल सिंह, नेपाल सिंह, दिलीप सिंह और अन्य कई 20-25 लोग एक राय होकर गाड़ियां लेकर ट्रैक्टर लेकर आए। पहले कभी कुछ सुनवा नहीं किया, वहाँ पर आके शराब पीती थी हमेशा। मेरे छोटे भाई ने मना किया कि यहाँ शराब पीना मना नहीं। उन्होंने कहा तेरी बाप की जमीन नहीं, हमारी जमीन यहाँ पर। यहाँ आकर उन्होंने आज हमला किया। और पाली से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, जहां सोजत उप प्रधान अपहरण मामले में अपडेट है। पुलिस ने 4 आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। आरोपियों ने उप प्रधान से 50 लाख रुपए की डिमांड की थी। कन्हैया लाल ओझा का अपहरण मामला है। सोजत थाना पुलिस अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है। भरतपुर के रुदावल कस्बे का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ पुलिसकर्मी और व्यापारी बहस करते देखे जा सकते हैं। बताया जा रहा है कि पुलिसकर्मियों ने व्यापारियों के साथ गाली गलौज की थी, जिसके बाद व्यापारी आक्रोशित हो गए। पुलिसकर्मियों और व्यापारियों के बीच काफी देर बहस होती रही। बाद में थाना अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले को शांत करवाया। व्यापारियों का कहना है कि इन लोगों को रुदावल थाने पर तैनात हुए काफी दिन हो गए हैं और वे आए दिन किसी न किसी से उलझते रहते हैं। पाली पुलिस ने शहर के मुख्य बाजार में ताश के पत्तों से जुआ खेलते 5 युवकों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों से 45,000 रुपए भी बरामद किए हैं। पुलिस को देखकर आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, मगर पुलिस जवानों ने पीछा कर उन्हें दबोच लिया। इतला मिली थी कि रूई कतला में काफ़ी व्यक्ति इकट्ठे होकर और जुआ खेल रहे हैं, जिस पर दल के साथ में वहाँ दबिश दी गई। तो वहाँ 5 व्यक्ति ताश पत्ती से जुआ खेलते हुए मिले, जिस पर 5 को डिटेन किया गया। उनके कब्जे से जुआ सामग्री के ताश पत्ती और उसके अलावा 45,000 रुपये नकद मिले, जिसको जब्त करके और आरपीजीओ के अंदर मुकदमा दर्ज किया गया है। पाली में बदमाश बेखौफ हो गए हैं। यहां बाइक सवार 3 बदमाशों ने 3 अलग अलग जगहों पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों की तलाश में पुलिस जिले भर में पुलिस ने नाकाबंदी करवाई, लेकिन उन्हें कोई सफलता हाथ नहीं लगी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। खबर चित्तौड़गढ़ से है। चित्तौड़गढ़ में चोरों की पिटाई की गई। गांव वालों के हत्थे ये चोर चढ़ गए और उसके बाद गांव वालों ने इनकी जमकर खबर ली। पुलिस ने चोरों को पुलिस के हवाले, फिर इन गांव वालों ने चोरों को कर दिया है। पिटाई से पहले गांव वालों ने, ग्रामीणों ने इनका वीडियो भी बनाया। टायर चोरी के आरोप में इन चोरों की, इन लोगों की पिटाई की गई। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस की टीम मौके पर पहुंची और ये ग्रामीण यहीं नहीं रुके। पुलिस के सामने भी इस चोर की पिटाई करने से लोग बाज नहीं आए। चित्तौड़गढ़ से खबर है। चित्तौड़गढ़ की ये तस्वीर है, बेकाबू भीड़ की ये तस्वीर। एक चोर को इन्होंने पकड़ा, गांव वालों ने चोरों को पकड़ा और फिर इसकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। ना कोई एफआईआर, ना किसी तरह की सुनवाई, और इन्होंने फैसला सुना दिया, सजा का ऐलान कर दिया। खुद ही कानून, खुद ही जज,
खुद ही पुलिस बनते हुए इन ग्रामीणों ने ये फैसला सुनाया इस चोर के लिए और इस चोर की जमकर पिटाई की। इतना ही नहीं, जब पुलिसकर्मी यहाँ पहुंचे तो उनके सामने भी ग्रामीण नहीं रुके। चित्तौड़गढ़ से सुभाष बैरागी मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। सुभाष, पूरा मामला क्या है? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि रानीखेड़ा क्षेत्र में 2 लोगों को टायर चोरी करते हुए लोगों ने रंगे हाथों पकड़ लिया और उसके बाद पहले उन्होंने उनकी पिटाई की। पिटाई करने के बाद उनका वीडियो बनाया और पुलिस के सुपुर्द कर दिया। पुलिस को इनके साथ मारपीट की जानकारी ने तो पीड़ित पक्ष ने दी, न मारपीट करने वालों ने दी। पुलिस ने उनके खिलाफ चोरी का मुकदमा दर्ज करते हुए गिरफ्तारी कर ली, लेकिन उसके बाद ये पूरा का पूरा वीडियो जो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया और अब पुलिस इस वीडियो के आधार पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कर रही है। हालांकि अधिकृत रूप से पुलिस की कार्रवाई की जानकारी नहीं मिल पाई है, लेकिन एक बार फिर भीड़ की अमानवीयता जो है वो सामने आई है और पूरे मामले में बुरी तरीके से रबर और बेल्ट और रस्सी जो हाथ में आया उनसे बुरी तरीके से इन 2 लोगों को पीटा गया। मैं आपको बताना चाहूंगा, इसमें एक जो युवक है उसका नाम ललित खट्टिक है और वो दलित बताया जा रहा है। ऐसे में एक बार भीड़ तंत्र का जो खौफनाक चेहरा है वो सामने आया है। जी, भीड़ तंत्र का खौफनाक चेहरा तो सामने आया सुभाष, लेकिन पुलिसकर्मी क्या कर रहे थे? पुलिसकर्मी जब यहाँ पहुंचे तो खबर ये भी है उनके सामने भी ग्रामीण नहीं रुके, इस चोर की पिटाई करते रहे। जी नहीं, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाद में जब पुलिस के दस्तावेजों की जांच की गई और दस्तावेजों के जरिए जब पुलिस से बात की गई तो उनका कहना था कि पीड़ित पक्ष मारपीट करने के बाद दोनों युवकों को थाने लेकर आया था, जिस पर उसकी रिपोर्ट और बरामद सामान के आधार पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई करते हुए उनका मेडिकल कराया, लेकिन दोनों पिटने वाले युवकों ने भी पुलिस को जानकारी नहीं दी। बाद में ये वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस हड़बड़ी में इस वीडियो पर संज्ञान लेते हुए कार्रवाई करने की बात कह रही है, लेकिन फिलहाल अभी तक कुछ जानकारी सामने आ नहीं पाई है। जी ठीक है, शुक्रिया सुभाष तमाम जानकारी के लिए। चित्तौड़गढ़ से खबर है, ग्रामीणों ने एक चोर को पकड़ा और इसकी पिटाई, इसकी धुनाई शुरू कर दी। और अब बात सिरोही की, जहां कल्पेश जैन को लेकर फिर बवाल हुआ है। क्या है ये बवाल की वजह, देखिए इस रिपोर्ट में। 1 लाख की रिश्वत लेने और गैस चूल्हे पर नोट जलाने के आरोपी कल्पेश जैन को लेकर फिर सिरोही में बवाल हुआ है। इस बार ये बवाल उनके सरकारी आवास में रहने की वजह से हुआ है। दरअसल पूर्व तहसीलदार कल्पेश जैन जमानत पर छूटने के बाद रहने के लिए सरकारी आवास में आ गए थे, जिसे लेकर मंगलवार को पिंडवाड़ा विधायक समाराम गरासिया ने विरोध जताया। विधायक का कहना है कि रिश्वतखोरी के आरोपी और निलंबित तहसीलदार का यूं सरकारी आवास में रहना गैर कानूनी है और उनसे तुरंत सरकारी आवास खाली कराया जाना चाहिए। मैंने तहसीलदार साहब को फोन किया, तक मैंने कलेक्टर साहब को लिखा है, एसडीओ साहब को फोन किया, फिर कलेक्टर साहब को भी फोन किया और मुख्यमंत्री के जो मुख्य सचिव कुलदीप सिंह जी राका से भी मेरी बात हुई। क्या भ्रष्ट अधिकारी इस प्रकार से जो आरोपी अपने तहसील में कैसे प्रवेश करता है। विधायक के इस विरोध के बाद तहसीलदार गोंगाराम मीणा ने उच्च अधिकारियों से बात की और फिर पूर्व तहसीलदार कल्पेश जैन को तुरंत प्रभाव से सरकारी आवास खाली करने का आदेश दिया। हालांकि पूर्व तहसीलदार जैन ने इस आदेश को लेने से इनकार कर दिया। और जयपुर से बड़ी खबर आ रही है, मोती डूंगरी में दुष्कर्म का मामला। खानाबदोश महिला से दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया था और अब मोती डूंगरी थाने में मामला ये दर्ज किया गया है। इसके बाद पुलिस ने 2 लोगों को भी हिरासत में लिया है, इनसे पूछताछ की जा रही है। संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया है। फिलहाल किसी तरह की कोई पुष्ट जानकारी नहीं खुलासा हुआ है, लेकिन जो सूत्रों के हवाले से खबर ये है कि 2 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और पूछताछ की जा रही है। शक के बिना पे 2 लोग पुलिस हिरासत में। मोती डूंगरी इलाके का पूरा मामला है। मोती डूंगरी थाने में मामला दर्ज किया गया है। खानाबदोश महिला से दुष्कर्म की वारदात का मामला। क्योंकि वहीं पे वो लोग, ये खानाबदोश है, वहीं पे अपना पैसा मांग के या खाना मांग के अपना गुजारा करती है। हस्बैंड उसके जो है वो भी वहीं आसपास कहीं सब्जी का ठेला लगाते हैं। गरीब लोग हैं और क्योंकि एम्बुलेंस जो ये प्राइवेट यूनियन है और एसएमएस के आसपास का जो क्षेत्र है तो वहाँ काफ़ी एम्बुलेंस खड़ी रहती है, तो निश्चित रूप से वहाँ जो जितने भी लोग आते जाते हैं तो वो आपस में शायद जानते होंगे। ऐसी संभावना हो सकती है, अभी कंफर्म नहीं है, ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और चलिए अब आपको बता देते हैं वैक्सीनेशन के लिए कोविन ऐप पर कैसे रजिस्ट्रेशन करवाया जाए।
आसान है रजिस्ट्रेशन, आसान है वैक्सीनेशन। सबसे पहले कोविन ऐप या cowin.gov.in वेबसाइट पर अपने मोबाइल नंबर को OTP के जरिए रजिस्टर या साइन इन करें। फिर वैक्सीनेशन के रजिस्ट्रेशन के लिए फोटो ID और अपने बाकी डिटेल्स डालकर रजिस्टर पर क्लिक करें। अब स्क्रीन पर आपका रजिस्ट्रेशन डिटेल्स दिखेगा, जिसके नीचे शेड्यूल नाउ बटन पर क्लिक कर अपने एरिया पिन कोड या डिस्ट्रिक्ट के नाम से सर्च करने से सरकारी और प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर के डिटेल्स दिखेंगे, जिसमें से अपनी सहूलियत से सेंटर और डाटा सिलेक्ट कर अपने वैक्सीनेशन का अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। ध्यान रहे, जिस फोटो ID से रजिस्टर किया, वैक्सीनेशन लगवाते समय वही ID कार्ड जरूर साथ ले जाएं। आसान है ना? रजिस्ट्रेशन करेंगे कोविन पर तो जीत निश्चित होगी कोविड पर। नेटवर्क 18 यह सुनिश्चित करना चाहता है कि हर भारतीय को कोविड-19 टीकाकरण मिले। टीकाकरण जागरूकता बढ़ाने के लिए नेटवर्क 18 और फेडरल बैंक की पहल संजीवनी अ शॉट ऑफ लाइफ को सपोर्ट करें। हेल्थ एक्सपर्ट अपोलो 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। सरकार और प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद सवाई माधोपुर में आम जन में कोरोना संक्रमण को लेकर जरा भी खौफ नहीं है। कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए भले ही प्रदेश सरकार ने 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ा दिया है, बावजूद उसके लोग अभी भी लापरवाह बने हुए हैं, जिसके चलते सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय के बजरिया क्षेत्र में कोरोना गाइडलाइन और लॉकडाउन के नियमों की धज्जियां उड़ती नजर आ रही हैं। बजरिया क्षेत्र में लोगों की भीड़ इस कदर है कि यहाँ बाजार में जाम के हालात हैं और ये कोई आज की ही बात नहीं है। अमूमन यहाँ प्रतिदिन ऐसा ही नज़ारा दिखाई देता है। वहीं श्रीगंगानगर में लोगों से लॉकडाउन की पालना कराने के लिए पुलिस अलर्ट मोड पर है और शहर में जगह जगह नाकाबंदी कर बेवजह बाहर निकलने वालों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। संवाददाता अशोक शर्मा ने पुलिसकर्मियों की कार्रवाई का लिया जायजा। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम के लिए 24 मई से प्रदेश में लगाए गए त्रिस्तरीय जन अनुशासन लॉकडाउन की पालना के लिए श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और अनावश्यक घूमने वाले लोगों पर पैनी निगाह बनाए रखी है, ताकि अनावश्यक लोगों का मूवमेंट रोका जा सके और उनके खिलाफ कार्रवाई भी की जा रही है। अभी हम इस समय श्री गंगानगर के SP कार्यालय के जस्ट सामने वाले पॉइंट पर मौजूद हैं। यहाँ का हम आपको नज़ारा दिखाएं तो पुलिस जवान पूरी तरह से सक्रिय हैं और अनावश्यक यदि कोई बाहर घूम रहा है तो उस पर नजर भी बनाए रखे हुए हैं, ताकि किसी भी तरह से जो बेमतलब के बिना किसी काम के घूम रहे हैं उनको रोका जा सके। यदि बात करें श्री गंगानगर पुलिस की तो कल बिना मास्क के 118 लोगों के चालान काटे गए। जो 118 चालान काटे गए, ये प्रति मास्क क्योंकि चालान अब बढ़ा दिया गया है। मास्क बिना मास्क घूमने वाला का जो जुर्माना है 1000 रुपये कर दिया गया है, तो 118 चालान काटे गए। साथ ही साथ कल 30 लोगों को इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन सेंटर में भी भेजा गया। पुलिस लगातार मुस्तैद है। शहर में कई जगह नाके बनाए गए हैं ताकि अनावश्यक लोग जो घूम रहे हैं उनसे पूछताछ की जाए और उनको यदि उनके पास कोई जेन्युइन रीजन है घर से बाहर निकलने का तो ही उन्हें अलाउ किया जा रहा है। अदरवाइज MB एक्ट में और डिजास्टर मैनेजमेंट में उनके चालान भी काटे जा रहे हैं। हमारे यहाँ पुलिसकर्मी उन्हीं से बात करते हैं। बस कैसा आप लोगों का रेस्पॉन्स मिल रहा है? रिस्पांस ठीक मिल रहा है। लोग बेवजह कम ही निकलते हैं, ज़्यादातर जो आवश्यक कार्य होता है उसी को लेकर निकलते हैं। जो बेवजह निकल रहे हैं उनके नियम अनुसार कार्रवाई कर रहे हैं। क्योंकि अब मास्क नहीं लगाने वालों की जो कार्रवाई है वो चालान है 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दिया गया है। कल भी 118 लोगों के चालान काटे गए 1000 रुपये के। तो क्या आज भी इस तरह की कार्रवाई अभी बदस्तूर जारी रहेगी? ये बिल्कुल जारी रहेगी। जो मास्क प्रॉपर मास्क नहीं लगाएंगे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। देखिए, यदि ये कोरोना प्रोटोकॉल की पालना नहीं की जाएगी आमजन के द्वारा तो पुलिस प्रशासन के द्वारा उनके खिलाफ वाकई सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बीच न्यूज 18 अपने सभी दर्शकों से अपील करता है कि वह अनावश्यक घर से बाहर ना निकलें। हालांकि श्री गंगानगर जिले में कोरोना संक्रमण की रफ्तार पर अब थोड़े ब्रेक लगने लगे हैं। एक्टिव केसेस की संख्या भी अब घटकर 2500 के करीब ही रह गई है, लेकिन उसके बावजूद अभी हमें और अलर्ट और सतर्क रहने की जरूरत है ताकि वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण की चेन को जल्द से जल्द तोड़ा जा सके। अशोक शर्मा, न्यूज 18 श्री गंगानगर। कोरोना संक्रमण के आंकड़ों पर लॉकडाउन का असर दिखने लगा है। पिछले कुछ दिनों में सीकर जिले में संक्रमण के आंकड़ों में तेजी से गिरावट आई है। एक समय 800 से 900 तक पॉजिटिव आने वाले आंकड़े अब 100 तक पहुंच गए हैं। हमारे संवाददाता ने लॉकडाउन की पालना का लिया जायजा।
सरकार की पाबंदियों का असर सीकर में साफ देखने को मिल रहा है। सीकर जिले की बात करें तो पिछले कुछ दिन में कोरोना संक्रमण के जो आंकड़े हैं वो बहुत कम हुए हैं। इसके साथ साथ जो रिकवरी रेट है वो काफ़ी बड़ी है। सीकर जिले में पिछले जैसे कुछ दिन की बात करें तो एक दिन पहले 110 केस सीकर में आए थे, जबकि इससे पहले की बात करें तो एक साथ बड़ी संख्या में केस आ रहे थे। एक बार तो ये 800-900 तक पहुंच गए थे। इसके साथ साथ अगर ठीक होने वालों की बात की जाए तो ठीक होने वाले जो लोग हैं वो भी बड़ी संख्या में हैं, और जो नए पॉजिटिव आ रहे हैं उनके मुकाबले 8 से 9 गुना लोग अब ठीक होने लगे हैं। इस वक्त हम सीकर के जाट बाजार में खड़े हैं, जहां पर देख सकते हैं कि पूरी तरह से जो सरकार की गाइडलाइन है उनका पालन किया जा रहा है। जो किराना की दुकानें बहुत खुली हैं वहाँ भी बहुत ही कम लोग नजर आ रहे हैं। यही वजह है कि सरकार की जैसे जैसे पाबंदियां लागू हुई उसके बाद लोग घरों में रहे, लोगों ने नियमों का पालन करना शुरू किया, और इसी वजह से आज सीकर के जो आंकड़े हैं वो काफ़ी कुछ सुखद हैं। और अगर इसी तरह से लोगों ने सरकार की गाइडलाइन का पालन किया तो बहुत ही जल्दी ही कोरोना हारेगा भी, और सीकर में संक्रमण जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। अभी भी काफ़ी कुछ सतर्कता की ज़रूरत है। लोग भी बार बार प्रशासन भी यही अपील कर रहा है कि जैसे घरों में रहें, जिससे कि जो संक्रमण की चेन है किसी हद तक टूटी भी है, लेकिन अभी भी 100 से ऊपर केसेज आ रहे हैं, तो इसे पूरी तरह से ख़त्म नहीं माना जा सकता। अभी भी बड़ी संख्या में 100 से ज़्यादा केस हैं, तो ये छोटा आंकड़ा नहीं है, इसलिए अभी भी बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है। संदीप हुड्डा, न्यूज़ 18 राजस्थान, सीकर। कोरोना प्रोटोकॉल, वैक्सीनेशन और सरकारी गाइडलाइंस का पालन ही तय करेगा कि तीसरी लहर से निपटने के लिए हम कितने तैयार हैं। सरकारी संसाधन और चिकित्सा व्यवस्थाओं को हम दूसरी लहर में देख चुके हैं, लेकिन वैक्सीनेशन के लिए अगर लोग जागरूक होते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन होता है तो हम तीसरी लहर से डटकर मुकाबला कर सकते हैं। संवाददाता दौलत पारिक ने टोंक शहर में वैक्सीनेशन शिविर का लिया जायजा। देश और प्रदेश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। राजस्थान की बात करें तो त्रिस्तरीय लॉकडाउन अभी चल रहा है, और टोंक शहर की बात करें तो वैक्सीनेशन जो है वो शिविर यहाँ चल रहा है। बात करें दूसरी लहर की, तो दूसरी लहर के बाद जो तीसरी लहर का खतरा है वो लगातार प्रदेश में मंडरा रहा है। ब्लैक फंगस और बच्चों में जो कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं वो वाकई में भयानक स्थिति वाले हैं, और उसी को ध्यान में रख करके तीसरी लहर की बात करें तो उसकी खतरा जो है वो दूसरी लहर में वैक्सीनेशन और प्रोटोकॉल जो है कोरोना का, उसको लेकर के ये तय किया जाएगा कि आने वाले समय में किस तरह के तीसरी लहर में जो लोगों को हम बचा सकते हैं। वैक्सीनेशन शिविर यहाँ चल रहा है, लोगों में ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन हो, यही वजह होगी कि तीसरी लहर में किस तरह के इस खतरे को कम करने की कोशिश की जा रही है। वैक्सीनेशन है वो राजस्थान में जो गति है उसकी बहुत कम है, धीमी गति है, लेकिन कोशिश की जा रही है कि अलग अलग शहरों में जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन केंद्रों पर पहुंचे और वैक्सीनेशन करवाए। अलग अलग जगह पर छोटे छोटे शिविर लगाए जा रहे हैं। चिकित्सा विभाग की जो टीम है वो कोशिश करती है कि वैक्सीनेशन केंद्र तक लोग पहुंचे। हमारे साथ में बजाज मैडम है, कोशिश करते हैं कि जागरूकता को लेकर के किस तरह की बात की जा रही है, लोग वैक्सीनेशन केंद्रों तक पहुंचे और वैक्सीनेशन लगवाएं। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग कोरोना से मुक्त हो, इसलिए हमने छोटे छोटे शिविर लगाए हैं। 2 दिन पहले भी व्यापार संघ की तरफ से लगाया था, महासंघ की तरफ से। आज हमने हमारे बाजार की तरफ से लगाया है शिविर, इसमें हमने 200 लोगों को वैक्सीनेट किया है। देश और प्रदेश में ब्लैक फंगस की बात करें या फिर बच्चों में कोरोना फैलने की बात करें, वैक्सीनेशन एक ऐसा कारगर उपाय है जो आने वाली तीसरी लहर में हम उसके खतरे को कम कर सकते हैं। वैक्सीनेशन लगना बहुत ज़रूरी है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीनेशन केंद्र पर पहुंचे और वैक्सीनेशन लगाए। क्या कुछ कहना चाहेंगे लोगों को? बिल्कुल, मैं लोगों को यही आदेश दूंगी कि आप लोग जल्दी जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं और जल्दी जल्दी अपने आप को वैक्सीनेट करें, ताकि कोरोना महामारी हमारे देश से दूर हो जाए, खत्म हो जाए। कुल मिलाकर बात करें वैक्सीनेशन की, तो जितनी ज़्यादा वैक्सीनेशन होगी देश और प्रदेश में कोरोना की तीसरी लहर जो है उससे बचा जा सकता है, क्योंकि बच्चों पर इसका खतरा ज़्यादा है। और अभी ब्लैक फंगस की बात करें तो ये प्रदेश में बहुत भयानक रूप ले रहा है। वैक्सीनेशन बहुत ज़रूरी है और इसी से हम कोरोना की जंग जीतने में कामयाब होंगे। न्यूज़ 18 राजस्थान, दौलत पारिक, टोंक। कोरोना संकट के बीच न्यूज़ 18 की पहल, रोज दोपहर 2 बजे देखिए कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। जिनको पहले से है कोई बीमारी, कोरोना से उनको है खतरा भारी।
इलाज से बेहतर बचाव है, लेकिन बचाव की सही जानकारी का अभाव है। जाने माने डॉक्टरों से लीजिए सही जानकारी हर दिन। कोरोना से बचाव, डॉक्टर के सुझाव। दोपहर 2 बजे न्यूज़ 18 राजस्थान पर। चलो वक्त एक ब्रेक का है। ब्रेक के बाद भरतपुर में गाइडलाइंस की आहुति।